रजनीश, आज भी इंडस्ट्री के अंदर जैसा कि मतलब हमारे ज़माने में होता था, सुबह 8 बजे जा रहे हैं, रात को 12 बजे घर आ रहे हैं, तो क्या इंडस्ट्री आज भी ऐसी चल रही है? इंडस्ट्री बदली है, ऐसा नहीं कि नहीं बदली है, बदली है। अब समय की पाबंदी हो गई है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप अपने स्टाफ को एक्स्ट्रा आवर्स में रखते हो, आपको गाड़ी प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपको उनको एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे देने पड़ते हैं, आप उनको खाना खिलाना पड़ता है। अगर फीमेल्स रुकती हैं 7 बजे तक, तो आप उनको गाड़ी प्रोवाइड करनी पड़ती है। नॉर्म्स बहुत बदल गए हैं। अभी गवर्नमेंट भी बहुत चीज़ों को सीरियस ले रही है। तो अब इंडस्ट्री के अंदर आप देर रात तक जो 24 घंटे काम हुआ करता था, जब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो काम हुआ करते थे पहले, अब उनमें काफी बदलाव आ गया। अब कोटा रिजीम नहीं है, एक चीज़ बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि कोई भी इंडस्ट्री में किसी भी फैक्ट्री की बात करूँ, मैंने भी कई फैक्ट्रियों में काम किया है, और मैंने एक चीज़ देखी है कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर, चाहे उसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी भी हो, कोई भी ऑर्डर स्मूथली क्यों नहीं जाता? क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो, ऐसा होता है। इसमें बड़ी समस्या क्या है कि आप एक इंडस्ट्री नहीं हो, आप यू आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आप जो एक कपड़ा, एक गारमेंट बन के जब सामने आपके आता है, वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चर नहीं बनाता है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों का अलग अलग रोल रहता है। अब आप देखिए, कोई गारमेंट है, उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी है, तो एम्ब्रॉयडरी का एक अलग वाला है, कपड़ा है तो कपड़ा बनाने वाला अलग है, जो कपड़ा बना रहा है वो डाइंग नहीं कर रहा है, डाइंग जो कर रहा है कपड़ा नहीं बना रहा है, उसके बाद में वो कपड़ा वापस आ रहा है, उसके अंदर एक फिनिश देनी है, फिनिश देने वाला एक अलग है, उसके बाद वो कपड़ा आया, बना, आपने उसको बनाने के बाद एम्ब्रॉयडरी में डाला, या उससे पहले पैनल एम्ब्रॉयडरी में भेजे, एम्ब्रॉयडरी होके आया, उसके बाद उसमें वॉशिंग है, वॉशिंग होने चला गया। अब इतने सारे लोग और इतनी सारी स्टेजेस, इतनी सारी इंडस्ट्री जब इन्वॉल्व रहती हैं, अब आपकी गवर्नमेंट का एक रूल है कि अभी उन्होंने एमएसएमई में 45 डेज का पेमेंट कर दिया है, ऑर्डर बुकिंग से लेकर जीआरएन के बाद 45 डेज में पेमेंट कर। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि आप नॉर्म्स बना रहे हो, 45 डेज का भी है, 90 डेज का भी, समवेयर 120 डेज का भी नॉर्म है इंडस्ट्री के अंदर जो चल रहा है, लेकिन आप उसको 90 दिन में तो कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपके पास एम्ब्रॉयडरी है, और एम्ब्रॉयडरी एक नहीं है। मैं जिस अभी मेरे यहाँ कैटेगरी जिसमें मैं डील करता हूँ, उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशन है। मल्टीपल ऑपरेशन मतलब आप हैंड कर रहे हो, कंप्यूटर कर रहे हो, फिर इसको प्रिंटिंग में भेज रहे हो। अब जब इतनी स्टेजेस इन्वॉल्व रहती हैं, तो एक एक स्टेज के अंदर कहीं के दिन लगते हैं सैम्पलिंग को सेट होने के अंदर। जब वो सेट हो जाती है तो फिर आपका लोडिंग होनी है, वहाँ से माल वापस आएगा, फिर उसकी रिकटिंग होनी है, रिकटिंग में फिर जाना है। तो मल्टीपल ऑपरेशनल होने की वजह से ये चीज़ें टाइम पे जा नहीं पाती हैं। क्या इसका ये कारण नहीं है कि फैक्ट्री अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्डर ले लेती है? हाँ, फैक्ट्री अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्डर लेती है, लेकिन फैक्ट्री क्या करती है, अपनी कैलकुलेशन रखती है। फैक्ट्री अपनी एक कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेती है, उस कैपेसिटी का वो जब अपना लोडिंग, अपनी जब बुकिंग शुरू करती है, तो उसको देख के वो बुकिंग कर लेती है। लेकिन होता क्या है, जब वो बुकिंग शुरू होती है और डिलीवरी के हिसाब से जब कपड़ा आना होता है, तो पहले वाली डिलीवरी का डिले हो जाता है, और सेकंड डिलीवरी कपड़ा मान लीजिए पहले आ गया, आसान था, वो स्टाइल भी आसान था, वो लोड होने जा रहा है तो पहले वाले कपड़ा आ गया, फिर मारा मारी होती है कि नहीं पहले वाली डिलीवरी को दो, उसको करेंगे। मशीनें गिनती की हैं, आपके पास कैपेसिटी गिनती की है। अब इन सारी उधेड़-बुन में आपका जो प्लानिंग वाला आदमी है, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और प्लानिंग वाला जो बंदा है, उसका पूरा ये अब है कि वो पूरा एक एक जगह पे पूरा उसको वॉच रखे, ध्यान रखे, और उसके हिसाब से अपना जो है एक एक ऑपरेशन देखे और उसको करे। अब जिस कंपनी की प्लानिंग जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही वो डिलीवरीज को, अपने नुकसान को बचा पाएगा। क्या प्लानिंग वाले को कभी ऐसा नहीं महसूस होता होगा कि जो प्लानिंग कर देता है एक इंडस्ट्री के अंदर एक सारी की पूरी मैंने गारमेंट की प्लानिंग कर दी है, लेकिन उस प्लानिंग के साथ एक कैप्शन लगा दे कि इस फिल्म के सारे किरदार जो हैं वो फिक्टिशियस हैं, वो होगा कुछ नहीं टाइम पे? नहीं, उसमें प्लानिंग जो है वो अकेली एक प्लानिंग नहीं है, उसमें एक इंडस्ट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो जुड़ा रहता है उसके साथ में। हर गारमेंट का एक थ्रूपुट टाइम है, कब लोड होगा, कब बाहर आएगा, ये फिक्स है। लेकिन जब लोड होगा तभी बाहर आएगा।
प्लानिंग वाले की जदोजहद है कि वो लोड हो जाए बस। बस वो लोड तो तब होगा जब उसकी कटिंग हो जाएगी, कटिंग तब होगी जब कपड़ा आ जाएगा, कपड़ा तब आएगा जब कपड़ा बन जाएगा, मिल जाएगा। और कपड़ा तब बनेगा जब उसका यार्न प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। जब यार्न प्रोक्योर ही नहीं हो पाएगा तो कपड़ा बनेगा कैसे? और कैसे? एक शर्ट, नॉर्मल शर्ट भी अगर हम बात करें जो हमने पहनी हुई है, अगर इसको भी बल्क में बनाना हो तो कितना लंबा प्रोसेस है, कितनी उसके साथ मैन पावर इन्वॉल्व है। फैब्रिक बनने से, यान से लेकर फैब्रिक बनना, टाइम में जाना, कटना, देन फिर उसका आगे स्टिचिंग, अदर देन सारे प्रोसेस, कितने हाथों से होके गुजरता है वो एक गारमेंट। सर मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि इसके अंदर अगर आप किसी फैक्ट्री जा रहे हो और उसके गेट पे कोई एक कारीगर बाहर निकल रहा है तो आप समझ जाइए इसका भी कहीं ना कहीं रोल है इसके अंदर। एक एक आदमी पूरी फैक्ट्री के अंदर जो पोछा लगा रहा है वहां पर या सफाइयाँ कर रहा है, वो कर्मचारी भी इन्वॉल्व है। एक एक बंदे की मेहनत है एक गारमेंट बनाने के लिए। एक शर्ट जब पैक होके शोरूम पर टंगी होती है, वो एक टंगी हुई शर्ट एक किसी मालिक ने नहीं बनाई होती, उस मालिक की सोच है, उसके अंदर हजारों लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक शर्ट जो आपके सामने आ रही है वो हजारों लोगों के हाथ से निकल के आप पे आ रही है। कपड़े बनाने वाले से, डायर से, कटिंग करने वाले से, फिर सोइंग करने वाले से, वॉशर से, फिर उसके बाद फिनिशर से, सब करते करते ये जो आपके सामने जो गारमेंट आता है उसमें हजारों हाथ लगे हैं, तब जाके वो आपके सामने फाइनल टैग लगने, प्राइस टैग लगने के बाद वो शोरूम में टंग जाता है और कस्टमर एक नजर में देख के कह देता है पसंद नहीं आया। तो तभी तो हम बोलते हैं कस्टमर इज गॉड। कस्टमर कह रहा है, तभी बोलते हैं कस्टमर इज गॉड। ये उसको समझ में नहीं आया, बोला कि किसने बनाई है शर्ट। लेकिन वो शर्ट बनने में आप देखिए बहुत लोगों का रोल होता है और अलग अलग मशीनें होती हैं, अलग अलग सोच होती है। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इतने चेक्स लगाता है वो, उसके बावजूद भी लेवल गलत लग जाता है। मेरा बहुत बड़ा जो इंडस्ट्री में टाइम है इसी क्वालिटी डिपार्टमेंट का था। और बीइंग अ टेक्निकल हेड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि अगर वो लेवल जो गलत लगता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होता क्या है कि जब आप एक छलनी है, उस छलनी से जब आप कुछ छानते हैं तो उस छलनी का एक लिमिट है छानने की। जब उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं छलनी फट जाती है, एक तरीका ये। दूसरा, कई बार जब आप उस छलनी से कुछ छान रहे हैं तो कुछ उसमें छटक के सीधा आपके जो बर्तन में गिर जाता है, एक तरीका वो है। तो होता क्या है कि जब ये प्रोसेस चल रहे होते हैं, कई बार जो लोग, जो लेबर जो मूवमेंट कर रही होती है उन गारमेंट्स का, उन ऑल्टर पीसेस का ठीक होने के लिए वो मूवमेंट गलत कर देती है। तो जब वो मूवमेंट गलत कर देती है तो वो बजाय दोबारा एक जगह ऑपरेशन जहाँ उसे जाना चाहिए था वहाँ जाने के, वो गारमेंट सीधा जंप करता आगे पहुँच जाता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि कहाँ जाना है। इसके लिए सुपरवाइजर्स होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। फिर अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं, कई बार तो चीज़ें पकड़ी जाती हैं चेक पॉइंट्स पर, उसके बाद भी निकल जाए। और थाउजेंड्स ऑफ वन केस के अंदर मेरे ख्याल से ऐसा है कि वो कई बार ऐसा स्लिप होता है जिसको कि फुल प्रूफ करने के लिए फिर बाद में फाइनल में स्कैनर्स लगाए जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ 3 लड़के खड़े रहेंगे और पूरा एक एक चेक करते जाएंगे, उसके बाद में टैग लगेगा फिर मिल जाएगा। तो जनरली फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, अपनी एक फाइनल स्टेज पर एक स्क्रीनिंग रखती हैं, एक चेक पॉइंट रखती हैं, एक फिल्टर रखती हैं, जिसको कि ये जो लेवल जंप पीछे पीछे हो रहे हैं वो भी ना हो। अच्छा, अगर मान लो कोई गारमेंट बहुत बढ़िया सारा बना है, पूरी शिपमेंट रेडी है, पैक हो गई, रेडी फॉर शिप, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, आपकी इंस्पेक्शन, क्वालिटी सबकी तरफ से अप्रूवल हो गई, माइन हाउस की भी अप्रूवल हो गई, शिपमेंट चली गई, अब शिपमेंट बायर के पास गई और बायर की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है कि उसमें से कुछ गारमेंट जो है कटे हुए निकले। उस कंडीशन में बायर का एक्शन क्या होता है फैक्ट्री के ऊपर, एजेंसी के ऊपर? बायर किस तरह से अपना गुस्सा दिखाता है? बायर गुस्सा नहीं दिखाता, बायर आपके ऑर्डर्स कैंसिल कर देता है, आपके जितने ऑर्डर बाद में होते हैं। ये पहले ज़रूर होता था कि ऐसे चीज़ें चली जाया करती थी और ऐसे कई बार कंप्लेंट भी आई, लेकिन अब तो सिस्टम इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो चुके हैं कि ऐसी कंप्लेंट्स आना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा आ नहीं सकता क्योंकि आपके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट में आज की डेट के अंदर। इतना एक मैनेजर होता है, उसके अंदर एक कस्टमर मैनेजर होता है, फिर सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर क्यूसीज होते हैं, चेकर्स होते हैं, और इतना बड़ा जो है पूरी फौज लगाने के बाद में जब वो पूरा जाया करता है
और अब तो सोच बहुत बदल गई है इंडस्ट्री के अंदर। पहले सुपरवाइजर्स भी बहुत शॉर्टकट्स करते थे, अब उनको पता है कि ये शॉर्टकट्स करने के बाद उनका सर्वाइवल नहीं है। तो हर आदमी अब लंबा सर्वाइव करना चाहता है। लंबा सर्वाइव करने के लिए हर आदमी अपनी मेहनत करता है, सही तरीके से जो काम दिया जाए वो करता है। अब इंडस्ट्री में ओरिएंटेशन शुरू हो गया है। जब भी कोई नया बंदा हायर होता है उसको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हारा क्या रोल है। तो जब रोल क्लियर डिफाइन कर दिए जाते हैं किसी बंदे को, तो वो उसको जो दिमाग में जो फील कर दिया जाता है कि तुम्हारा ये रोल है और तुम्हें निभाना है। तो ये मैनेजर से लेकर वर्कर तक के रोल डिफाइन होते हैं। तो इसके लिए अब ये समस्याएं जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई हैं। जिस टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं, क्या हम उस टेक्नोलॉजी से सेटिस्फाइड हैं? आज जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया ही नहीं। हमने 50 सालों में अपने R&D डिपार्टमेंट को इतना सीमित कर दिया, उनकी सोच को इतना दबा दिया। R&D की आज इंडस्ट्री में आप किसी भी फैक्ट्री में जाइए, मैन्युफैक्चर की जो समझ में R&D आती है वो पैटर्न को, श्रिंकेज को सेट करना ही समझ में आता है, इसके बियॉन्ड नहीं। कुछ फैक्ट्री ने हालांकि कोशिश की कि अटैचमेंट्स को बनाकर वो प्रोडक्शन को फास्ट कर सके, लेकिन बस यहीं तक सीमित रहे। किसी भी ऐसी फैक्ट्री ने ये कोशिश नहीं की कि पूरी मशीन की आकार को बदल दे, नई टेक्नोलॉजी को लेके आ जाए और उसको सस्ता कर दे। आपके पास लेबर नहीं है, आपका आने वाली जनरेशन जो है वो खत्म होती जा रही है। आपने अपने इंस्टीट्यूट खोल दिया मैनेजर्स बनाने के लिए, सुपरवाइजर्स बनाने के लिए, लेकिन लेबर कौन बना रहा है? लेबर तो आपके पास है नहीं, ना ऑपरेटर्स हैं आपके पास, ना उनको सीने के लिए आपके पास ढंग के कारीगर हैं। कैसे करोगे आप? अगर आपने अब आप नहीं सचेते तो आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे। दिल्ली ऑलरेडी जा चुका है, उसने अपने स्किल्ड सेमी स्किल्ड के रेट्स 20,000 तक पहुंचा दिए। दिल्ली NCR के अंदर 15,000 का कारीगर मिलता है और शायद उससे भी महंगा। ऐसे हालात के अंदर अगर आपने टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, आपने मशीनों पे काम नहीं किया, आपने सिलाई पे काम नहीं किया, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक सोच देता हूं, हम डार्निंग करते हैं, क्यों नहीं हम उसकी मशीन बनाते हैं? क्यों नहीं हम दो पल्लों को जोड़ देते हैं? हम रफू की तरह दो पल्लों को जोड़ दें। अभी फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी जो H&H कर रही है बहुत महंगी है, क्यों नहीं हम दो सिलाइयों को रखकर उनको बजाय धागा सुई सीने के उनको लेजर से फ्यूज कर दें? क्यों नहीं हम उसको किसी और तरीके से प्लास्टिक बुलेट से उसको जोड़ दें? बहुत बढ़िया रजनीश, हम आगे भी इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इट्स वेरी डीप सब्जेक्ट है और बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, हम आगे भी इसके ऊपर बहुत सी बातें करते रहेंगे जी। सो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बहुत और आगे भी हम बातें करते रहेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर हमारी सीरीज बातें जनगण मन से। आज की सीरीज हम यहीं समाप्त करते हैं। चलते चलते फिर आपसे एक आग्रह कि मेरा प्रयास अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, कृपया कमेंट्स करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।